वेलकम फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम वेक्टर एनालिसिस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, वेक्टर एनालिसिस के प्रश्न बहुत ही आसान रहते हैं, ठीक है, और हर बार यहाँ पर 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसका अच्छे से तैयारी करना है। बहुत ही बेसिक आप पढ़ोगे ना तो भी आप अच्छा परफॉर्म इसमें कर सकते हो, ठीक है। देखिए, मेरे पास सेट बी है और सेट बी में क्वेश्चन नंबर 46 से यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है। इफ़ यू वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड एक्स के, ये दो वेक्टर्स दिए गए हैं, तब आपको डाइवर्जेंट ऑफ यू क्रॉस वी फाइंड करना है, ठीक है। तो प्रश्न में आपको पूछा गया है डाइवर्जेंट ऑफ यू क्रॉस वी, तो सबसे पहले आपको यू क्रॉस वी फाइंड करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर आई जे के वेक्टर होता है, यू का कोफिशिएंट को सेकंड लाइन में लिखेंगे और वी के कोफिशिएंट को थर्ड लाइन में लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपली आप इसका गुणा कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आई ऑफ ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड माइनस जे ऑफ ये सेकंड में आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वेक्टर में आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास u क्रॉस v की वैल्यू सबसे पहले आपके पास निकल गया है। चलिए, तो अब हम डाइवर्जेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। आप जानते हो कि डाइवर्जेंट ऑफ f का फॉर्मूला क्या होता है, आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ बाई डेल जेड, ये आपके डाइवर्जेंट का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, हमारे पास जो u क्रॉस v दिया गया है वो कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, आई जे और के। तो यहाँ पर से क्लियरली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट वाले में जहाँ पर मेरे को x का अवकलन करना है, वहाँ पर i का मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे को सिर्फ इसका करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि i का मैं j और k के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मैं फर्स्ट वाले का अवकलन कर देता हूँ x के लिए, यहाँ पर j वाले के लिए एक्स वाई के लिए अवकलन कर दूंगा, और यहाँ पर के डॉट दिया है इसलिए मैं यहाँ पर इस के वाले का यहाँ पर जेड के लिए अवकलन कर दूंगा, यहाँ से मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वाला दिया गया है, यहाँ पर आप इसका एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पर आज अब आप y के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करोगे तो माइनस चिन्ह लगा के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा y के लिए एक्स जेड, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k के लिए आप करोगे यहाँ पर z के लिए डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा u क्रॉस v का, ठीक है। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो ये वाला आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना था, बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। इसको कोई सभी आपने अगर बेसिक पढ़ा है तो आप आसानी से इसको बना सकते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें टफ चीज़ नहीं था, सिंपली आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना था और उसके बाद आपको डाइवर्जेंट का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर देना है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि सबका आपको अवकलन नहीं करना है, क्योंकि आप जा रहे हो कि आई डॉट के रिस्पेक्ट में आपको करना है, डॉट लगाना रहता है, तो जे और के वो 0 कर देगा, वैसे ही ये जो जे है वो इस आई और के को 0 कर देगा, और ये जो के है वो आई और जे को 0 कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको इसमें समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, अगेन आपके पास वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बड़ा ही आसान प्रश्न दिया गया है। देखिए, आपके पास 3 वेक्टर दिए गए हैं ए बी और सी, और आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कभी मेरे को ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना रहता है क्रॉस में, तो पहले मैं बी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ और उसका फिर मैं ए के साथ कर दूंगा, तो वहाँ पर से मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ बी क्रॉस सी, ठीक है। तो बी क्रॉस सी मेरे को फाइंड करना है, तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये आई जे और के, और यहाँ पर बी और सी के कोफिशिएंट्स को रख दीजिए 2 1 1 1 2 -1। सो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए आई ऑफ ये क्या मिल जाएगा, -1 -2, ये मिल जाएगा -3, माइनस जे में ये आपके पास हो जाएगा -1 और सॉरी -2 -1, ये फिर से आपके पास -3 मिल जाएगा, प्लस के ऑफ जब यहाँ पर आप करोगे तो 4 -1 ये आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। सो फाइनल आपके पास मिल गया -3i प्लस 3j और प्लस 3k, ये आपके पास मिल गया बी क्रॉस सी की वैल्यू। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, ये निकाल देना है, ए क्रॉस बी क्रॉस से निकाल लेना है। तो जब यहाँ पर आप इसको निकालोगे तो ए की वैल्यू पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास आई जे के, और ए की वैल्यू हो जाएगी 1 -2 1, और आपका जो के निकला बी क्रॉस सी निकला है -3 3 और 3, तो ये आपके पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, -6 और -3 मतलब -9 हो जाएगा, माइनस जे यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 + 3 मतलब ये 6 हो जाएगा, प्लस के ये हो जाएगा आपके पास 3 और -3 ये हो जाएगा -3।
सो फाइनल आंसर हो जाएगा -9i -6j -3k, आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हो आप भाई कितना आसान प्रश्न पूछा गया है वेक्टर एनालिसिस से, इतने आसान प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों को तो हर कोई स्टूडेंट बनाएगा। तो ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ठीक है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको गलती नहीं होगा और आराम से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आप खास प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, आपके पास प्रश्न में पूछा गया है कि यदि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस ए का इन्वर्स प्लस 1 माइनस बी इन्वर्स प्लस 1 माइनस सी इन्वर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें आपको सिंपली कोप्लेनर का कंडीशन यूज़ करना है। ठीक है, और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यदि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका कंडीशन अलग होता है, 4 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका कंडीशन अलग होता है। तो आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए यदि आपके पास 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उसका कंडीशन क्या होता है, इन वेक्टर्स से मिलकर जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रीटमेंट 0 से बराबर होता है। ठीक है, यहीं पर अगर आपके पास 4 वेक्टर्स कोप्लेनर दिया जाता तो आप क्या करते हो, उन सब के बीच का डिस्टेंस निकालते हो, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट फाइंड करते हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो उसमें क्या कंडीशन आएगा, 4 वेक्टर कोप्लेनर है तो उसमें क्या कंडीशन आएगा, ये सब चीज़ काम आता है। ठीक है, अब चलिए हमको यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट निकालना है और इस डिटरमिनेंट को निकालते हुए हमको ये जो कंडीशन है वो आपको लेके आना है कि इस कंडीशन पे क्या वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम हॉल पे मैं यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। मेरे से गलती क्या हो गया, मेरे को कोप्लेनर का कंडीशन तो पता था लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि ये कंडीशन कैसे निकलेगा कि 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये फिर बाद में समझ में आया कि इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, तो यहीं पर आपको वो चीज़ बना लेना है। ठीक है, तो 1 माइनस ए कैसे बनेगा, अगर मैं जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेकंड कॉलम में घटा देता हूँ तो, और फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में भी घटा दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 और C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, ये कंडीशन अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा A1 घटा दीजिए 1 माइनस ए बी माइनस 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस ए 0 और C माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास मिल गया। क्लियर है। अब देखिए अब इसका सिंपली आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए A इंटू ये मिलेगा आपको B माइनस 1 C माइनस 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 माइनस ए के लिए क्या कंडीशन निकलेगा आपके पास, देखिए 1 माइनस ए के लिए मिलेगा ये C माइनस 1। ठीक है, और बाकी सब 0 हो जाएगा, प्लस एक बार और 1 माइनस ए है, इसके लिए आपको पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा माइनस ऑफ B माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी, लेकिन यहाँ पर देखिए B माइनस 1 C माइनस 1 ऐसा दिया गया है, तो इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकालूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा A ऑफ 1 माइनस बी और 1 माइनस सी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए C माइनस 1 है, इसको जब मैं पलट के लिखूंगा तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आपके पास 1 माइनस ए दिया गया है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए अब मैं यहाँ पर 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से भाग दे देता हूँ। ठीक है, इस टर्म से मैं इन तीनों को भाग दे देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, a अपॉन 1 माइनस ए मिल जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको एक तरफ रख लीजिए, 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी और इसको आप उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों में 1 अपॉन 1 माइनस ए को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ए का इन्वर्स प्लस 1 माइनस बी का इन्वर्स प्लस 1 माइनस सी का इन्वर्स इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस ए ये कट के आपको 1 दे देगा। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें लगानी थी, एक था कोप्लेनर का कंडीशन
और कोप्लेनर के कंडीशन के साथ साथ आपको जो आपने डिटरमिनेंट निकाला था ना, उसमें आपको पहले जो फर्स्ट कॉलम है उसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को घटा के लिखना था, तब यहाँ पर आपका ये वाला जो 1 - a है वो चीज़ बन पाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लगाना था। इस दो चीज़ों का अगर आप दिमाग लगा लोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, कई बार हम लोग ना कंडीशन पता रहता है कोप्लेनर का, लेकिन जो हमको एग्जाम में जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में उसको हम लोग नहीं समझ पाते कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, देखिए आपके पास प्रश्न में पूछा गया है अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व x = 2t², y = t² - 4t और z = 3t - 5 वेयर t इज टाइम। तब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है t बराबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको पता होगा एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। आपको जो भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, पहले आप उसका वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी निकाल के आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो। ठीक है, मतलब फिजिक्स का एक छोटा सा पार्ट यूज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का आपको 2 बार अवकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो आपको कर्व दिया गया है उसकी हेल्प से आप एक वेक्टर बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2t² प्लस यहाँ पर इंटू j कर दिया, यहाँ पर इंटू k कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर बन गया। इस वेक्टर का यदि मैं 2 बार अवकलन कर देता हूँ टाइम t के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो छोटा सा सिंपल से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जब आप 2 बार अवकलन करोगे 2t² का, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4i। ठीक है, जब आप इसका 2 बार अवकलन करोगे तो ये मिलेगा आपको 2j, और यहाँ पर 2 बार अवकलन करने से वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू एट t = a पर निकालना है। ठीक है, t = 1 पर निकालना है। तो यहाँ पर तो t मिला ही नहीं मेरे को, तो यही जो मेरा है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो टाइम 1 पर 4i + 2j मिलने वाला था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया गया है, ऑप्शन में क्या कर दिया, वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, इसका जब आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, √4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 + 4, ये हो जाएगा 20, और 20 को लिख सकते हैं आप 2√5। तो इस प्रकार से इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या फिर मॉड्यूलस वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 2√5। तो जब आप ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2√5। लेकिन पीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछा गया था जो कि आपका 4i + 2j निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता ना, परिमाण पूछता, तब आप 2√5 को लगाते, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया था, है ना। तो देखिए इतना आसान प्रश्न था, लेकिन पीएससी का ही गलती की वजह से ये क्वेश्चन विलोपित हो गया। तो ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, जो बन गया है, वो भी विलोपित होकर आपको इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, खैर ये तो अलग बात है, यह सब चलते रहता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता आना चाहिए। बहुत बार मैं देखा हूँ ये क्वेश्चन को कई लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बोला गया है, फिजिक्स का पार्ट यूज हो गया है, तो भाई वेक्टर में ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, जब आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पाठक सर की बुक में ये दिया गया है, ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रश्नों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था। देखिए आपके पास एफ वेक्टर दिया गया है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ का। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पहले कर्ल एफ निकाले हैं, फिर उसका डाइवर्जेंट निकाले था, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास रिजल्ट होता है डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, डेल डॉट डेल क्रॉस एफ, और इसकी वैल्यू होती है 0 वेक्टर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 वेक्टर पे टिक मार सकते थे। तो ये सब चीज़ों का प्रैक्टिस मैं किया था। ठीक है, इसलिए मेरे को इसमें इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा, इसको मैं देखा डाइवर्जेंट, ठीक है, ऑफ कर्ल ऑफ एफ दिया गया है, डायरेक्ट इसका 0 आंसर आ जाएगा, 0 वेक्टर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया, मेरे पास बहुत समय बचा। तो इस प्रकार से आपको समय बचाना है। ठीक है, मेन आपको उद्देश्य यह है कि किसी भी क्वेश्चन को आप बना रहे हो तो कितना जल्दी उसको आप बना पा रहे हो और सही बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी रिजल्ट होते हैं ना, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ कर्ल होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट होता है, तो इन सब का आपको अच्छे से रिजल्ट बना के रखना है। और जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आप ऐसी चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। डेफिनेटली एक ना एक बार ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे चीज़ों का आप नोट्स बना के रखिए, बहुत आपका काम आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अगेन आपका डायरेक्ट एक रिजल्ट के ऊपर में प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न में बोला गया है द वेक्टर r⁴n इंटू आर वेक्टर इज सेलोनोइडल। ठीक है, इफ़ एन इज, तो यहाँ पर आपको यदि इसका रिजल्ट पता है तभी आप इसको बना सकते हो, बाकी तो इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। तो इसका रिजल्ट होता है कि सेलोनोइडल कब होता है, यदि, ठीक है, n + 3 = 0 हो जाए, मतलब n का वैल्यू -3 हो जाए, तब ये आपका सेलोनोइडल होता है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो आपका बुक में दिया गया है।
ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाइए, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो ये सब चीज़ दिया गया था, ठीक है। वैसे एक इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल का मतलब क्या होता है, यदि कर्ल ऑफ एफ जो है या फिर डेल क्रॉस एफ 0 आ जाए तब ये होता है इरोटेशनल। तो ऐसे जो कीवर्ड्स है ना, ठीक है, इनको तो आप एकदम सॉल्व करके बनाओगे नहीं, इसका डेरिवेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सोलेनोइडल कब है, इरोटेशनल कब है। एक और चीज़ होता है, ठीक है, एक और नाम होता है इसी के रिलेटेड, और उसमें भी कुछ कंडीशन होती है। तो ऐसे चीज़ों को जब आप लिख के रखोगे ना तो आपका अच्छा काम आएगा, ठीक है। और 2014 के भी क्वेश्चन पेपर में इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, और उसी को देख के मेरे को समझ में आया कि ऐसे जो नाम वाले प्रश्न है ना, जिसमें नाम से कुछ कंडीशन दिया रहता है, इसको हमको याद रखना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर तैयारी करना, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर किसी से नहीं बन सकता, ठीक है। अब मेरे से बन गया क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़ा था। तो ऐसे चीज़ों को आपको खास लिख लिख कर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 53 नंबर में, यदि ए बी और सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तब आपको a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली आपको स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। देखिए आपके पास ये जो है ना उसको साइड में रखो, इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैं यहाँ पर बार बार वेक्टर वर्ड यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाना वेक्टर लगा हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर डॉट बना है, जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा a क्रॉस बी, ठीक है, प्लस a क्रॉस सी, यहाँ पर ये हो जाएगा b क्रॉस बी प्लस b क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए b क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी प्लस b क्रॉस सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइन बाई लाइन a का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है बाकी सबके साथ। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, a डॉट b a क्रॉस b, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका a डॉट a क्रॉस c प्लस a डॉट b क्रॉस c। ऐसे आपका b को भी करना है, ये हो जाएगा b डॉट a क्रॉस b प्लस b डॉट a क्रॉस c, ठीक है, प्लस b डॉट b क्रॉस c प्लस c के साथ आप करोगे ये हो जाएगा c डॉट a क्रॉस b प्लस c डॉट a क्रॉस c प्लस c डॉट b क्रॉस c, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ना बड़ा बनता है ऐसे प्रश्नों में। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यदि a डॉट और a, देखिए ये जो इस प्रकार से जैसे दिया गया है a डॉट b क्रॉस c, ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है। यदि यहाँ पर तीन वेक्टर्स जो दिए गए हैं इनमें से किन्हीं भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाएंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। a डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में दिया गया है और इन तीनों a b c में से कोई दो भी नंबर एक जैसे हो गए तब उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा है, a डॉट बी क्रॉस सी प्लस b डॉट ए क्रॉस सी प्लस c डॉट a क्रॉस b। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन अब आपसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट होता है कि a डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसमें एक डॉट रहता है एक क्रॉस रहता है, ठीक है, और ए बी सी दिया है। तो इसको अपना साइक्लिक ऑर्डर में पलट के लिख सकते हो। साइक्लिक ऑर्डर में पलट के लिखने का मतलब क्या है, अगर मैं ए को लिख देता हूँ बी की जगह में तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए, बी को लिख दिया सी की जगह में तो ये हो जाएगा बी, और सी को लिख देता हूँ ए की जगह में तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। मतलब अगर साइक्लिक फॉर्म में है ना तो उसकी वैल्यू बराबर होती है, लेकिन अगर ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, मान लो जो आपने ए बी सी दिया गया है तो अगर आप इसको ऐसे लिख दिए, ए इन दोनों को पलट दिए, सी क्रॉस बी लिख दिया तो सामने में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जो साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ तो वहाँ पर सामने में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं कि ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसको लिखा जाता है ए बी सी, इस प्रकार से ब्रैकेट में ए बी सी के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को आप समझिए, यहाँ पर ये ए बी सी दिया गया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, बी के बाद ए है, ए के बाद सी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखो, अगर मैं इसको पलट अरेंज करके लिखना चाहता हूँ इन दोनों को, ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं अरेंज करके लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या, सी को सामने ले आता हूँ, सी डॉट ये आगे चले जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी डॉट ए क्रॉस
बी। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, इसमें साइक्लिक फॉर्म को मेंटेन रखा है, बी आगे चले गया, ठीक है, ए उसके आगे चले गया और सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि अगर ए क्रॉस बी दिया गया है और यहाँ पर बी क्रॉस सी दिया गया, तो इसको मैं पलट के अगर लिखता हूँ इन दोनों को, तो सामने में माइनस लगेगा, मतलब मैं इसको सी डॉट ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यदि है सी डॉट ए क्रॉस बी, और फिर ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना था भाई। आप देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सब करके यहाँ तक तो सब ले आए थे, ठीक है, मैं भी ले आया था यहाँ तक। अब यहाँ पर से फिर मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मेरे को लगा कि ए बी सी बन रहा है तो 3ABC आएगा क्या, ये सोच के मैं यहाँ पर टिक मारने वाला था ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार इतना जल्दी इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को मैं भूल गया था कि यहाँ पर इसको जब हम पलट के लिखते हैं तो माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो श्योर ना होने की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। तो देखो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना था आपको कि यहाँ पर जब आप इसको पलट के लिखोगे ऐसा करके, तो ये सी डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। अब ये बी क्रॉस सी को पलट दो तो सामने माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पर। तो देखिए ऐसे चीज़ों का आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर एनालिसिस का जो क्वेश्चन है बहुत टफ नहीं रहता है। आप भूलोगे कब या क्वेश्चन कब नहीं बनेगा, जब आप छोटा सा कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो ना तो ऐसे क्वेश्चन को जब ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही मतलब एवरेज क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ब्रैकेट में ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन पेपर में ऐसे किया जाता है, आपका जो वेक्टर का क्वेश्चन था 46 नंबर से शुरू हो रहा था और 53 नंबर तक गया। अब एक क्वेश्चन को 74 नंबर पे दिया गया है, तो कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि अब तो वेक्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नहीं होगा, लेकिन देखो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर प्रश्न को आपको देखना जरूरी है, क्या पता कोई प्रश्न आखिरी में दिया गया और आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपके पास प्रश्न में पूछा गया है, यदि A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C हो और A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C दिया जाए और A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब आप कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा आप बता सकते हो। ये आपके पास दिया गया है। तो देखिए ये कंडीशन आपको दिया गया है। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या था, यहाँ पर आपको देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन का वर्ग करके आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। इन दोनों का जब आप वर्ग करके आपस में जोड़ोगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, A डॉट B का वर्ग प्लस A क्रॉस B का वर्ग, ठीक है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को एक साथ जोड़ देते हैं, A डॉट C का वर्ग प्लस A क्रॉस C का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और हम जानते हैं कि A डॉट B का जो वर्ग होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, A का मॉड, ठीक है, B का मॉड का स्क्वायर इनटू डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आपके पास कॉस थीटा बनता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस में क्या बनता है, ये A का मॉड, B का मॉड, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्रॉस में साइन स्क्वायर थीटा बनता है, साइन थीटा, और डॉट में बनता है आपका कॉस थीटा बनता है, ठीक है। इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा मॉड C का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये अब आपको क्या करना है, देखिए सिंपली यहाँ पर मॉड ऑफ A स्क्वायर मॉड ऑफ B स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर भी वैसी काम हो जाएगा, A का मॉड का स्क्वायर और C का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में बोला गया है कि जो A वेक्टर है वो 0 वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो अगर A 0 वेक्टर नहीं है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो इससे इंप्लाई होता है कि जो B वेक्टर का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होगा C वेक्टर के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से आप इंप्लाई कर सकते हो कि जो B वेक्टर है वो बराबर होगा C वेक्टर के, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स के मॉड को अगर इक्वल करते हैं तो उससे हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे। तो ये वाला जो चीज़ आया है ना यहाँ से, उस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, ठीक, इसके लिए मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो अगर मेरे को इसका सॉलिड प्रूफ मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको इसके साथ शेयर करूँगा। और यदि आपको इसका आंसर पता है, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस चीज़ को सुधार दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस से कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे गए थे। इन 8 प्रश्नों में मैंने 4 प्रश्न सॉल्व किया था एग्जाम हॉल में, 3 प्रश्न मेरे से सॉल्व नहीं हुए थे और 1 प्रश्न विलोपित हो गया था। तो आप देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया था, इसके अलावा 53 और 74। तो ये जो तीनों प्रश्न थे कोई ऐसे प्रश्न नहीं थे कि बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एकदम एवरेज क्वेश्चन था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिस कम किया था या मेरे को कॉन्सेप्ट याद नहीं था, इसलिए मैं इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो जो गलती मैं किया हूँ वो गलती आप ना करिए, ठीक है। आने वाले टाइम में
कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और वेक्टर एनालिसिस तो ऐसा चैप्टर है कि इसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न नहीं पूछा गया था, जैसे कि आपका यहाँ पर गॉस हो गया, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम, वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपको उसका भी तैयारी करना है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि उससे प्रश्न पूछे जाएँ, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, और किसी भी प्रश्न से संबंधित आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।